सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है भाई? बच्चों मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो हेलो। ओ वालेकुम अस्सलाम बरीर बेटा, कैसे हैं? ठीक है भाई। अच्छा जी, चलो गुड हो गया। अच्छा भाई तो वालेकुम अस्सलाम बच्चों, भाई आप कैसे हो? आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे विच इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के चैप्टर में ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मजा आएगा इसको पढ़ के। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है, होम्यो कहते हैं सेम को, और स्टेसिस कहते हैं कंडीशन स्टेगनेंट होने को। किसी भी चीज को उसको एतदाल पे लाना, इसी इंसाफ के साथ खड़ा कर देना, ना ज्यादा ना कम करना, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। एतदाल पे लेके आना। बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो जाती है, कम कर लेते हैं। बहुत कम हो जाती है, बीच में ले आते हैं। ना शुगर बहुत ऊपर जाती है, ना शुगर बहुत नीचे आती है। ब्लड प्रेशर ना बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, ना बहुत ज्यादा नीचे आता है, फिक्स रहता है एक जगह पे। कोई बीमारी लाहक हो गई तो एक अलग बात है, वरना आमतौर पे चीजें फिक्स रहती हैं, हिलती नहीं है ज्यादा। जरा बात कर लेते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट की, कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। हम लोग बात करेंगे इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की, कि होम्योस्टेसिस में हम क्या क्या देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लांट्स ने, पौधों ने अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस की हुई हैं, कि जिसकी बुनियाद पे हमारे पास प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन होती है, थर्मल रेगुलेशन होती है, और पानी की रेगुलेशन होती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मोलाइट्स, सॉल्यूट्स। पौधों के अंदर, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, सबके अंदर सॉल्ट्स किस तरह से रेगुलेट होते हैं, कि सॉल्ट ज्यादा का होना है, कम का होना है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो वही चीज हम लोग एनिमल्स में देखेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। एनिमल्स के अंदर सॉल्ट को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तीसरी चीज, ह्यूमंस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करना है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि ह्यूमंस में किस तरह से रेगुलेट किया जाता है सॉल्ट्स को, पानी को, इसी तरीके से और दूसरे कंपोनेंट्स को। जो कोई कचरा जमा हो गया बॉडी के अंदर, कोई टॉक्सिन कंपाउंड्स है बॉडी के अंदर, उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, उसको कैसे लेवल पे लेके आएंगे, बुरी चीजों को कैसे निकालेंगे, अच्छी चीजों को कैसे रोकेंगे। इन तमाम चीजों की लिस्ट को, इस तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस के अंदर। फाइनली हमारे पास जो है, चूंकि ऑस्मो रेगुलेशन में हम आमतौर पे पानी के फ्लो को, पानी के फिल्ट्रेशन को, पानी के साफ होने को, ज्यादा कम होने को देख रहे होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो आपको पता है कि पानी से रिलेटेड जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो कौन सा है? वो किडनी है। क्या है? किडनी। गुर्दे, आपके 2 गुर्दे आपके, वो पानी की रेगुलेशंस को देख रहे होते हैं, कि पानी कितना हो बॉडी में, सॉल्ट्स कितने हो, और कौन कौन सी चीजें मौजूद हो, नहीं मौजूद हो। ये तमाम चीजें ऑस्मो रेगुलेशन ह्यूमंस में आती हैं। तो चूंकि इसमें किडनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो वी कैन फोकस ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, कि किडनी के क्या क्या मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं। क्या सारे बच्चे मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं भाई? क्या सारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, यस, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ऑस्मोरेगुलेशन, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? कहते हैं कि इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अंदरूनी मामलात होते हैं, उसको हम लोग उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी कितना है उसके अंदर, मिसाल के तौर पर उसमें नमक वमक कितने होंगे। आवाज मेरी बच्चों सही आ रही है कि नहीं आ रही? पहले मुझे क्लियर कर दो, मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है, पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही? आ रही है, चलो भाई गुड हो गया। जिन बच्चों को भी थोड़ा सा भी वॉइस में, वीडियो में किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, क्लास को लीव करके दोबारा रिज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह मामला बहाल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉडी के अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है, कोई भी चेंज इन्वायरमेंट का, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं आमतौर पर होम्योस्टेसिस में। और बॉडी के अंदर चेंज किसी चीज का आ सकता है, पानी की कंसंट्रेशन का आ सकता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का आ सकता है, टेम्परेचर कितना है कितना नहीं इसका आ सकता है। ये तमाम चीजें आपके पास, ये तमाम की तमाम चीजें आपके पास जो हैं, ये हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट्स में आती है। पानी कम होना, ज्यादा होना, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारी बॉडी उस वक्त तक अच्छा मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पे चीजें मौजूद ना हो।
मुझे मेरा बेटा बताओ प्यारे बच्चों, आप में से कभी किसी को डिहाइड्रेशन हुई है जिंदगी में? डिहाइड्रेशन, पानी वानी सब खत्म हो गया, बाहर चले गए थे, हीट स्ट्रोक हो गया, डिहाइड्रेशन नहीं हुई? कभी किसी को देखा होगा किसी को डिहाइड्रेशन हुई है? किसी को डिहाइड्रेशन हुई है? देखा तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा फीलिंग आई होगी। अच्छा चलो डिहाइड्रेशन को छोड़ो, शुगर लो हो जाता है अगर किसी का, उसको तो देखा होगा कभी जिंदगी में, किसी का शुगर लेवल लो हो गया तो वो बंदा क्या करता है, उसके साथ क्या होता है? हाँ क्या होता है? अगर मिसाल के तौर पे किसी का शुगर लेवल कम हो जाता है तो क्या हालत होती है? जरा डिफाइन तो करो उसको, उस हालत को डिफाइन करो भाई, क्या होता है बच्चों के साथ जिनके साथ यानी अब वो जो जिस बंदे को शुगर की कमी हो गई है ब्लड के अंदर, शुगर लेवल ड्रॉप कर गया है, वो गशी के दौरे पड़ रहे होते हैं, उसको बेहोश हो रहा होता है, वो गिर रहा होता है एक तरफ, उसे उठा नहीं जा रहा होता है, ठीक है, चक्कर आ रहे होते हैं, उसको दिमाग घूम रहा होता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस और लो रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन आपके पास ज्यादा काम कर जाती है तो आपके पास अंदर लेके चली आती है, बीपी कम हो जाता है, वीकनेस होने लगती है। ये सब क्या है? अंदर की रेगुलेटरी सिस्टम बर्बाद हो गई आपकी, शुगर आपने खाई नहीं, अंदर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया, जब शुगर का लेवल कम हो गया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि आप बेहोश होना शुरू हो गए। यानी आपके पास जो अंदर की कंडीशन थी उसने बॉडी के जो वाइटल फंक्शन है उसको परफॉर्म ही नहीं करने दिया। अब देखो हमें अगर पढ़ने जाना था, हम पढ़ रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम देते हुए अगर आपके पास शुगर की कमी हो जाए तो काम खराब हो गया ना। आपके ब्रेन को काम करना था, आपने खुद ने काम करना था, आपने अपने कैरियर बनाना था, दोनों से कोई भी काम नहीं हो सका। अल्टीमेटली क्या नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ, पेपर ज़ाया हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज योर शुगर वॉज नॉट देयर टू लेट यू परफॉर्म योर टास्क एफिशिएंटली। अगर आपने काम परफॉर्म नहीं कर सके एफिशिएंटली तो इसका मतलब ये हुआ कि काम बिल्कुल जीरो हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर का जो स्टेटस था पूरा एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का, वो सब बर्बाद हो गया था, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गई सारी चीजें। ठीक हो गया मेरे बच्चों? अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है, आगे पे कहते हैं कि होम्योस्टेसिस इज सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस क्या है कि आप एक बैलेंस में रखते हो चीजों को, शुगर भी बैलेंस में, ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में, पानी भी बैलेंस में, सारी चीजें, सॉल्ट वॉल्ट सब बैलेंस में होगा, सारी चीजें क्या होंगी? बैलेंस की फॉर्म में होंगी। अगर आपके पास ये चीजें बैलेंस की फॉर्म में नहीं होती या एक सुटेबल लिमिट के अंदर नहीं होंगी तो आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी। इन सारे पॉइंट्स का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि आपने अपनी बॉडी के जो स्टेटस है, जो लेवल है ऑफ दीज फंक्शंस, जो जितने फंक्शंस हैं, इनको एक ऐसे लेवल पे लेके आना है कि ये बराबर हो, ना ज्यादा ना कम, ताकि आपके जितने भी अंदर के फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। क्या मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है भाई? क्या मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है या कोई मसला हो रहा है, नहीं क्लियर कर पा रहे बात को? खामोश क्यों बैठे बच्चों? ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, अब देखें बच्चों, बात यह है कि अब इससे आगे चलते हैं जरा, इसके इंट्रोडक्शन से। ओ हो, ये क्या है भाई? इसको हम कहते हैं आपके पास फीडबैक लूप। फीडबैक लूप क्या होता है जरा इसको समझते हैं। पहले इसको जरा इसके पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारी एग्जांपल्स कैसी होती हैं। लेट्स लुक इनटू दिस। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये होता है, सबसे पहली स्टेज ये आती है फीडबैक लूप के अंदर कि आपकी कंडीशन चेंज होगी, या तो बाहर की या अंदर की, कहीं की कंडीशन चेंज होती है। जो नॉर्मल कंडीशन चल रही थी वो नॉर्मल कंडीशन अब नॉर्मल नहीं रहेगी, बट आपके पास क्या होगा कि उसके नतीजे में कोई ना कोई चेंज आएगा आपके सिस्टम के अंदर, कोई सिस्टम के अंदर चेंज आना शुरू होता है ना। जैसे सिस्टम में चेंज आता है तो स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 क्या होता है? जब चेंज आया तो आपने उसको फील किया, एकदम से आपने उसकी फील किस तरह से किया? आपने कहा कि भाई मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए थे, एकदम से गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, सेंस किया तो बढ़ना शुरू हो गई ना। जब बाहर का एटमॉस्फेयर पहले एसी चल रहा था, एसी बंद हो गया, उसके नतीजे में गर्मी आ गई, गर्मी के नतीजे में आपने सेंस किया तो आपको पता चला कि भाई कोई मसला है। तो सेंस करने के लिए जो एसी ऑफ हुआ था, सेंस करने के लिए हमें चाहिए थे रिसेप्टर। कितने रिसेप्टर होते हैं भाई हमारी बॉडी में? कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? क्या क्या चीजें सेंस कर सकते हैं हम? किस किस जरिए सेंस कर सकते हैं? 5 हमारे पास सेंसेस के रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक आंख है, एक कान, एक जबान, एक नाक और एक टच।
ये 5 हमारे पास होते हैं, ठीक है। विजन, स्मेल, हियरिंग, आपके पास टेस्ट एंड देन टच, ये हमारे पास 5 रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के। इसमें कोई शक है भाई किसी को? हियरिंग वेयरिंग सब यस ऐसे ही है ना। तो ये सारी चीजें फील करती हैं, दे लेट यू नो कि आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हियरिंग की सेंस ही नहीं होती किसी के पास, बराबर में धमाका हो जाए पता ही नहीं चलेगा, बंदा अपने चिल चल रहा है लाइफ पे, ठीक हो गया। अगर कोई फॉर एग्जांपल देख नहीं रहा, देख नहीं पा रहा, दे डोंट हैव रिसेप्टर्स फॉर साइट विजन, आप क्या ऐसे चल रहे होते, गाड़ी सामने सारी रोड पे जा रहे पता ही नहीं है, हाईवे पे है या सर्विस लेन में कुछ नहीं पता होता, बस क्रॉस कर रहे हैं सीधा सीधा, तो ये प्रॉब्लम होती। तो वी नीड रिसेप्टर्स टू नो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास हम टच करके चीजों को महसूस तो करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक मोमबत्ती जल रही होती, एक चूल्हा जल रहा होता, तवा होता मिसाल के तौर पे, अब हमें टच के रिसेप्टर्स के जरिए पता ही नहीं है, हमारे को टच रिसेप्टर ही नहीं होते, हम क्या होता मुंह जाके रख देते तवे के ऊपर, गर्म तवा था, अभी रोटी पकी थी, हमें पता ही नहीं, हमें फील ही नहीं हो रहा। अब आपके पास क्या होगा कि मुंह जलना शुरू हो जाएगा। अब जब जल के पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब जब हम मुंह उठा के जाके शीशे में देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या हो गया, यहाँ तो थोड़ी देर पहले तक तो गोश्त था, अब ये तो हड्डी रह गई खाली। तो ये इसलिए रह गई कि आप फील ही नहीं हो आपको। तो वी नीड रिसेप्टर्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा अब देखो, जैसे हम लोगों ने चीज को सेंस किया यूजिंग रिसेप्टर्स, तो आपके पास वो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को लेके गया कंट्रोल सेंटर के पास। ये कंट्रोल सेंटर कोई भी चीज हो सकती है, जिस कंट्रोल सेंटर कोई भी चीज होती है, मैंने मेंशन किया ना कि कंट्रोल सेंटर है, दिस कंट्रोल सेंटर कैन बी एनीथिंग। वो क्या हो सकती है? कंट्रोल सेंटर में ब्रेन आ सकता है। मैं किसी चीज को टच करूंगा ना, तो टच करने पे मुझे सेंसेशन मेरा ब्रेन तक लेके जाती है, तो सेंसेशन ब्रेन तक जा रही है, सेंसेशन बोला, ब्रेन बोला अच्छा अच्छा इसका मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, अच्छा 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 इसका मतलब सर्दी ज्यादा हो रही है, एसी बंद कर दो। तो ये होता है ना, सेंसेशन हो रही, तो ब्रेन इज गिविंग यू द ऑर्डर कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और जो सेंसेशन आ रही है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसके पीछे की कहानी क्या होती है। वंस यू सेंस इट, तो आप अब उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे। यू ट्राई टू करेक्ट दैट थिंग, कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वी नीड टू करेक्ट दैट अप। हमें उसको कोशिश करनी है कि हमारे मामला जो है थोड़े बेहतर हो जाएं, वापस तुम्हारा नॉर्मल होने की तरफ आए। तो हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि चीजों को बेहतर कर सकें। आफ्टर वी डू दैट, हमारे पास कंडीशन वापस दोबारा नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगी। वापस कंडीशन कैसे आ जाएगी? नॉर्मल पे आ जाएगी। दोबारा समरी सुनो, चेंज हुई कंडीशन, हमने सेंस किया, हमने उसको कंट्रोल सेंटर में भेजा, कंट्रोल सेंटर ने डिसाइड किया किसके जरिए मामला सेट कराना है, फिर हमने करेक्टिव मेजर्स लिए, मामला सेट हो गए। 5 के कहानियों के अंदर आपके पास पूरी जज़ाकल्लाह बेटा जज़ाकल्लाह। तो आपके पास क्या हुआ कि 5 स्टेप्स के अंदर यू जस्ट करेक्टेड द होल सिचुएशन कि हमने किस तरह से करनी। अब जरा एग्जांपल समझो, इसकी एग्जांपल समझो। एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना वो शुगर की कमी हो गई, ब्लड के अंदर, ठीक है, शुगर की डेफिशिएंसी हो गई ब्लड में। अब मसला ये है कि जब आपके पास शुगर की डेफिशिएंसी होगी तो एनवायरनमेंट अंदर का चेंज हो गया, अंदर का। आपकी बॉडी सबसे पहले तो इसको सेंस करेगी कि शुगर इज लो इन योर ब्लड, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गोल घूम के जाएगी कहां पर? ब्रेन के पास। ब्रेन कहेगा ओहो ये तो खतरनाक सिचुएशन हो गई है, अब क्या करना है? ब्रेन सिग्नल देगा बॉडी को कि इसका कोई करेक्टिव मेजर करो। और आपको पता है वो किसको सेलेक्ट करेगा ये काम करवाने के लिए? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कराने के लिए, सही कराने के लिए किसको काम देगा? कौन करेगा? शुगर लो हो गई बहुत ज्यादा, ब्लड में, बॉडी में शुगर बहुत क्या हो गई? लो हो गई है। अब क्या कराएंगे भाई? ब्लड में शुगर कम हो गई है, अब क्या, किसको टास्क दिया जाएगा कि शुगर को हमने बहाल करना है? क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया? ये तो बड़ा मजे का सवाल है, ये तो तकरीबन हर घर की कहानी है ये शुगर का। स्टमक नहीं, इंसुलिन से के साथ वाला जो एक होता है, इंसुलिन के साथ वाला एक दूसरा होता है। देखो अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो इंसुलिन आती है। मैंने कहा कि अगर आपके पास शुगर का लेवल ड्रॉप होने लगा, आपको गशी के दौरे पड़ रहे हैं, आप यूं चकरा रहे हो, ठीक है, ब्रेन को ये बात पता चली, ब्रेन कौन से ऑर्गन को सेलेक्ट करेगा कि वो आपके ये मामला हल करे कि आपके अंदर जो ब्लड में जो शुगर का लेवल कम हो गया उसको बेहतर कर सके। ओ यस एग्जैक्टली भाई, वाह 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 वाह। आपके पास ये हसन ने शायद जवाब दिया है,
मोहम्मद हसन ने शायद ये जवाब दिया, कबीर ने भी जवाब दिया है। उसका नाम है भाई, नाम लिखो उसका नाम है ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन की तरह का एक और होता है हार्मोन। एंड व्हाट इज एक्चुअली डू इज कि ये आपके पास जो अंदर स्टोर्ड शुगर होती है ना, उसको निकाल के बाहर ब्लड के अंदर लेके आता है, ब्लड में लेके आता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है आपके, तो आपके चक्कर आ रहे थे, आप दोबारा नॉर्मल होने की तरफ जाना शुरू कर देते हो। हाँ, अगर आपके पास इंसुलिन का ऑपोजिट होता है, अगर आपके पास शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन उसको कम करवाती है। इंसुलिन क्या कराती है? शुगर के लेवल को कम कराती है। ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, कहां पर? ब्लड के अंदर। बच्चों ये बात याद रहेगी, नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने कभी कोई इस तरह से मामला हो, ये लोगों के अंदर ना आमतौर पे जो आम लोग होते हैं, जाहिर सी बात है जो मेडिकल से जिनका ताल्लुक नहीं होता, उनके अंदर ये एक मिसकंसेप्शन होता है। वो ये कहते हैं भाई इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, इसको इंसुलिन की कमी नहीं हो रही। उसके बाद इंसुलिन थी, जब भी वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, क्योंकि वो इंसुलिन ही जो है ब्लड से शुगर को निकाल के सेल्स में लेके जाता है। लेकिन इसका उल्टा काम, यानी अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, अब बढ़ाना है, तो वो कौन करता है? ग्लूकागॉन करता है। तो ये काम आपके पास ये काम आपके पास जो है, ये ब्रेन किसको देगा? ब्रेन देगा आपके पास कि भाई जाओ जाके ग्लूकागॉन ही काम करो। अब एक और मजे की बात समझो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ये रिलीज कहां से होता है? जाहिर सी बात है कोई ऑर्गन तो होगा ना, ब्रेन से तो रिलीज नहीं होगा, तो कोई ऑर्गन तो हो जिसके अंदर आपके पास से ये ग्लूकागॉन रिलीज होगा। तो ग्लूकागॉन कहां से रिलीज होता है? लीवर से नीचे एक चीज होती है, लीवर से नीचे एक ऑर्गन होता है, ये वही ऑर्गन से रिलीज होता है जहां से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है भाई? नाम इंसुलिन कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता, अरे किडनी, अल्लाह किडनी कहां से आ गई? इंसुलिन कहां से रिलीज होता है भाई? पैनक्रियाज से रिलीज होता है इंसुलिन। इसी तरीके से आपके पास ग्लूकागॉन भी पैनक्रियाज से। ओरे वाह भाई वाह, कबीर ने जवाब दिया सर अल्फा सेल्स होता है पैनक्रियाज में। भाई ये तो आग लगा रहे हैं यहां पर कुछ लड़के, भाई वाह बेहतरीन हो गया। तो दो सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के, एक ए एक बी, या इसको कह लो अल्फा और बीटा। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल्स, अल्फा ऐसे लिखते हैं ना भाई, अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकागॉन। और इसी तरीके से आपके पास जो बीटा सेल्स हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं इंसुलिन सिक्रीट करते हैं वो। ये बच्चों याद रहेगा आपको हमेशा के लिए, ये बात अब याद रहेगी हमेशा। तो पैनक्रियाज ही के सेल्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, ये याद रखिएगा। और ये अब कभी भी किसी महफिल के अंदर किसी को ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे होता है, चक्कर वक्कर आते हैं, आपने ये अल्फाज अपने मुंह से निकालना शुरू कर देने, ताकि बच्चों को पता चले भाई हमारा जो बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, ये बच्चा कोई हल्का बच्चा नहीं है, ये बच्चा बहुत जल्दी मेडिकल में की फील्ड में भी जाएगा इंशाल्लाह, और ये पे डॉक्टर भी बनेगा आपके पास। समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो अभी से खानदान वालों के ऊपर जरा थोड़ा सा रोब बिठाना शुरू करो कि हम कोई आम बच्चे नहीं है, हम बच्चे जो हैं वो कौन है? हम बच्चे इंशाल्लाह मेडिकल की फील्ड में जाने वाले, अच्छे डॉक्टर्स बनने वाले बच्चे हैं, और हमें अभी से सब कुछ पता है, ताकि ऐसा हो कि जब तक आप मैट्रिक में पहुंचो ना, तो लोग अपने जो है ना वो जो रिपोर्टें होती हैं आपको ला के दिखाएं, तो एक लेवल बनेगा ना खाला फुप्पों के सामने, मामू के सामने, नानी दादी के सामने, कि भाई बच्चे हैं पढ़ने वाले, अच्छे बच्चे हैं। चलो भाई गुड हो गया, ओके। करेक्टिव मैकेनिज्म क्या होगा? व्हाट वुड बी द करेक्टिव मैकेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन या ग्लूकागॉन, सॉरी, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन पे क्या करेक्टिव मैकेनिज्म जनरेट होगा बॉडी के अंदर? भैया डॉक्टरों बता दो जरा, अगर हम ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, ये हमने सिक्रीट कर दिया, इसके नतीजे में कौन सा करेक्टिव मैकेनिज्म सिक्रीट होता है? हाँ भाई, कौन सा करेक्टिव मैकेनिज्म सिक्रीट होता है? ये क्या करेक्टिव मैकेनिज्म होगा? मतलब उसके नतीजे में ऐसा क्या करेक्शन होगी कि जिससे आपकी बॉडी वापस दोबारा नॉर्मल हालत की तरफ चली आती है, अच्छी हालत की तरफ। करेक्टिव मैकेनिज्म क्या होगा? व्हाट वुड बी दैट करेक्टिव मैकेनिज्म? इंक्रीज इन शुगर लेवल। यस, हमने उसको रिलीज इसलिए करवाया है कि जो शुगर स्टोर्ड होती है ना सेल के अंदर, ये उसको बाहर निकाल के ब्लड में लेके आ जाएगा।
हमें ब्लड में शुगर की कमी हो रही थी ना, तो हम उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि हम ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा दें। जब हम ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देंगे तो आपके पास खट करके बंदा नॉर्मल होने की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो द करेक्टिव मैकेनिज्म वुड बी द इंक्रीज इन शुगर लेवल। जब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज इन शुगर लेवल होना शुरू होगी तो कंडीशंस आपके पास नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, बंदा वापस आना शुरू हो जाएगा दुनिया में। आंखों के आगे जो काली घटाएं छा रही थी और उसके जो फरिश्ते उतरते नजर आ रहे थे, अब वो वापस चले जाएंगे और वो चक्कर आना भी बंद हो जाएंगे और वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेट हो गई, नॉर्मल हो गई भाई। ऐसा ही होता है, हमने लोगों को देखा बेहोश हो जाते हैं तो जो है बस उनकी बस वो शुरू हो जाता है कि बस हम जो है वो अब जा रहे हैं बेटा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों, उनको वहीं रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा पिला दे ठंडा वाला, तो फिर वो कहते हैं कि हमने क्या बोला, मुझे तो याद भी नहीं है। वो अपनी जो जायदाद भी नाम कर चुके होते उस वक्त, फिर वो फाड़ भी देते हैं, चलो निकालो भाई, हमें क्या पता था कि हम थोड़ी देर के लिए लंबा और स्टे कर लेंगे। ऐसा सीन होता है। चलो भाई, तो ये आपके पास जनरल फीडबैक हो गया। ठीक हो गया भाई। अब बात कर लेते हैं इस चीज की। ओ हो, ये क्या है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास है तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक है ऑस्मोरेगुलेशन, एक है थर्मोरेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। ये प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन यानी सॉल्ट्स कैसे रेगुलेट होते हैं, थर्मोरेगुलेशन हीट कैसे रेगुलेट होती है, और एक्सक्रीशन जो आपके पास बुरी चीजें हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो कैसे बॉडी से रिमूव होते हैं, बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं। तो ये आपके पास ये तीन चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले जर्नल बात समझ लो, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं उनको समझने के लिए, कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर पानी या नमक, क्योंकि नमक भी जरूरी होता है ना, तो पानी और नमक की कंडीशंस को कैसे बहाल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अजान का ब्रेक लेने के बाद मैं आपके पास दोबारा वापस आ रहा हूं। अजान हो रही है तो अजान की वजह से मैं तो रुक जाता हूं। 2 मिनट के बाद मैं वापस आप लोगों को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई बच्चों, वापस आ गए, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब देखो बच्चों, यहां पर मैं बात कर रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर, इवन के प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी सॉल्ट्स हो या आपके पास किसी किस्म के जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, पानी के साथ उनकी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर किसी को डायरिया हो जाए या अगर आपको हीट स्ट्रोक हो जाए तो आपकी बॉडी में पानी का ना सिर्फ लेवल कम होता है बल्कि सॉल्ट्स का लेवल भी कम हो जाता है। ये सॉल्ट्स का लेवल कम हो जाता है, इसके नतीजे में क्या होता है कि आप फिर ORS यूज करते हो, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स। उसके नतीजे में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स का इंबैलेंस होता है वो फिर चीजें वापस नॉर्मल हो जाती हैं, चीजें सारी की सारी नॉर्मल हो जाती हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, ज्यादा पानी लॉस होने के नतीजे में हमारे पास जो सॉल्यूट्स हैं उनका कंटेंट बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। उसको बहाल करना जरूरी है, ऑस्मोरेगुलेशन। इसी तरीके से पौधा अगर पानी और नमक का काम करता है, यस एग्जैक्टली, ओएस। अच्छा अब देखो, फिर हमारे पास थर्मोरेगुलेशन है। थर्मोरेगुलेशन क्या है कि प्लांट को ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही, बर्फानी इलाके में पौधा तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, हीट स्ट्रोक जिस तरह से हमें अफेक्ट करता है तो पौधों को भी करता होगा, क्योंकि आपके पास प्लांट तो पूरे वक्त तेज धूप के अंदर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं तो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होगी ना। ऐसा तो नहीं कि अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए तो अब वो 2 दिन चाहे पूरे दिन आप उसको सूरज पे डाल दो ले आके, तो पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। एक तो लेवल है ना उसका, ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से चीजें खराब होने लगती हैं, तो उसको कैसे रेगुलेट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तीसरी चीज हमारे पास जो है वो ये है कि पानी की रेगुलेशन के साथ साथ जो एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा चीजें बन रही है बॉडी के अंदर प्लांट की, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो खतरनाक टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, लाइक यूरिया है, नाइट्रोजन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन सबको या गम्स हैं, लैटिक्स हैं, इन सबको कैसे रिमूव करना है बॉडी से, इसकी बात भी हम लोगों ने करनी है। तो ये तमाम बातें हम लोग एक के बाद एक करेंगे। तो उसके लिए पहले आप जरा थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने कहा कि मुनासिब है इसका समझाना। अच्छा भाई आ जाओ जरा, एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव होता है, यानी पानी की रिमूवल किस तरह से कंट्रोल होती है, उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीकेकार हमारे पास ये होता है कि आपके जो 2 तरीकेकार हैं पौधे के अंदर, दे आर 2 मेथड्स टू रिमूव वाटर फ्रॉम द प्लांट। 2 मेथड्स हैं पानी की रिमूवल के। पहला मेथड हमारे पास जो है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन क्या चीज होती है कि पानी को वाटर वेपर्स के जरिए रिमूव करवा देना, पानी को वाटर वेपर्स के जरिए रिमूव करा देना।
और गटेशन पानी को ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव करा देना। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं, लेकिन ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो मेरे बेटा, इस बात को गौर से समझो। हमारे पास ये जो ट्रांसपरेशन है, ट्रांसपरेशन में वाटर के वेपर्स के जरिए, पानी के वेपर्स के जरिए पानी बॉडी से निकल रहा होता है। गटेशन की अगर बात कर लें तो गटेशन में क्या होता है कि वाटर के ड्रॉप्स आपके पास आ जाते हैं पत्ते के ऊपर और ड्रॉप्स के जरिए पानी रिमूव हो रहा होता है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अच्छे से डिफरेंस को याद रखना। ये जो ओस होती है ना, शाम सुबह के वक्त जब आप कभी वॉक पे निकले हो या आपके घर में अगर पौधे लगे हुए हैं, बड़ा एरिया है, तो आपको आइडिया होगा कि ओस जमा होती है, शबनम जिसको हम कहते हैं, सुबह के टाइम पे। वो असल में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि गटेशन के जरिए पानी निकलता है लीव्स से, पानी निकलता है लीव्स से। अच्छा भाई, एक और चीज, अब ये होते किसके जरिए ये भी समझ लीजिए। ट्रांसपायरेशन होती है हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के जरिए, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटास के जरिए आपके पास पानी रिमूव हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। व्हाट आर स्टोमेटास? स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इज अ स्ट्रक्चर जिसमें बाहर दो गार्ड सेल्स होते हैं, हमने गैस एक्सचेंज में पढ़ा था, और बीच में आपके पास जो है एक होल होता है, कैविटी होती है, जहां से एयर या वाटर इस तरह की चीजें रिमूव हो रही होती है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, आगे चलो। गटेशन किसके जरिए होता है? तो गटेशन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के जरिए होता है। स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइडाथोर्ड्स का। क्या नाम देते हैं बेटा? हाइडाथोर्ड्स का। बिल्कुल, बीन लाइक दो गार्ड सेल्स, इनको हम सर ये शुगर कैसे होता है? थोड़ा सा, कौन सा शुगर कैसा, कौन सी शुगर कहां से है फारूक बेटा? कौन सी शुगर? इसको जरा करेक्ट करो अपने क्वेश्चन को। नॉर्मल जो होता है सर, जो शुगर कैसी होती है थोड़ा सा बताएं। नॉर्मल शुगर से मुराद मैं समझा नहीं। शुगर से मुराद जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था शुगर्स की, या जो शक्कर हमारी खाने की होती है उसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ये जो अभी एग्जाम्पल दे रहा था मैं पीछे बैकग्राउंड पे, एग्जाम्पल ये जो पीछे वाली जो चीनी की एग्जाम्पल, यानी सुक्रोज की एग्जाम्पल। जो टेबल शुगर होती है हमारी, जो टेबल शुगर होती है वो आपके पास C6H12O6 या C12H22O11 उसका फॉर्मूला होता है। वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। प्लांट्स उसको बनाते हैं, हमारी बॉडी में जाती है, वो टूटती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो बॉडी में होती है, वो जो हमारी बॉडी में शुगर होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में डिसॉल्व होती है, ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर जा रही होती है। तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर होती है शुगर, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। वो डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड के अंदर मूव करती है, डिसॉल्व फॉर्म में। हाँ भाई, ओके सर। ट्रांसपायरेशन कब होती है? ट्रांसपायरेशन आमतौर पे तो दोनों टाइम पे हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन सिर्फ होती है सुबह में। और ये जो गटेशन है आपके पास, ये गटेशन होती है रात में, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में। वरना तो ट्रांसपायरेशन होने को तो रात में भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के लिए पता है क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन के लिए आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होता है कि बाहर ज्यादा हब्स हो जाए, या बाहर बहुत खुश्की हो जाए, गर्मी हो जाए, और पानी बाहर से अंदर से निकलना शुरू हो जाए। वो कंडीशन आपने बनानी है। अब वो कंडीशन दिन में भी बन सकती है, वो कंडीशन रात में भी बन सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में, 99% केसेस में, ट्रांसपायरेशन ओनली अकर्स ड्यूरिंग द डे व्हाइल गटेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट। उसकी एक और वजह पता है क्या होती है? स्टोमेटा के जो बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनको खुलने के लिए पानी के साथ साथ ब्लू लाइट की जरूरत होती है। क्या बोला भाई मैंने? जरा दिमाग में रिपीट करो जुमले को। मैंने कहा कि स्टोमेटास के जो बीन शेप सेल्स हैं, इनको खुलने के लिए, इनको ओपन होने के लिए आपके पास, इनको ओपन होने के लिए ना सिर्फ पानी की जरूरत है, बल्कि इन्हें थोड़ी बहुत ब्लू लाइट की भी जरूरत होती है। और ब्लू लाइट किस वक्त होती है? रात में तो होती नहीं है।
ब्लू लाइट दिन में कहां से आती है? ब्लू लाइट दिन में कहां से आती है? फ्रॉम सनलाइट। हमारी जो लाइट है वो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं विबग्योर वाले, है ना कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो भी इसको खुलने बंद करने में सपोर्ट कर रही होती है। अगर अब इसका जिक्र निकल ही आया तो अब तीसरी चीज भी सुन लो। एक हो गई वाटर, एक हो गई सनलाइट यानी ब्लू लाइट, और तीसरी चीज इन बीन शेप सेल्स को खुलने में जो तीसरी चीज हेल्प करती है वो होता है पोटेशियम का आयन। पोटेशियम, पोटेशियम जानते हो ना क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, सोडियम के साथ पोटेशियम 1A के मेंबर्स होते हैं, ये दोनों अल्कैली मेटल्स होते हैं, ऐसा ही है ना पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है के वाला जो आपके पास होता है वो भी इसको खोलने में मदद करता है। तो इन स्टोमेटास को खोलने में 3 चीजों का रोल है। 1 इज योर वाटर, 1 इज योर ब्लू लाइट, 3rd इज योर पोटेशियम आयंस। ये तीनों चीजें होती हैं तो इससे खुलता है। अब प्रॉब्लम ये कि रात में 2 चीजें मिल जाएंगी, पानी और पोटेशियम आयन, लाइट कहां से लाएंगे? लाइट आमतौर पे नहीं होती तो ये नहीं खुलता है, लेकिन कुछ कंडीशन में खुल भी जाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बाहर जो है वो डेफिशिएंसी हो पानी की और बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो तो ये खुल जाता है और पानी बाहर मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गई मेरे बच्चों? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ राइट आफ्टर ट्रांसपरेशन वी हैव गटेशन। गटेशन में क्या होता है? गटेशन की कोई शर्त नहीं है। गटेशन रात के टाइम पे होती है, पूरा पूरा पानी निकल के ना लीफ के कोनों में आके जमा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जमा होना शुरू होते हैं लीफ के कोनों के अंदर, कॉर्नर्स पे, वहां हाइड्रोथोड्स होते हैं और वहां से फिर पानी बाहर निकलना शुरू होता है। अगर आप सुबह सुबह जाते हो ना वॉक पे, कभी वॉक पे गए हो तो आपको आइडिया होगा पार्क में कि आप घास को हाथ लगाओ तो थोड़ी सा घास गीली हो रही होती है। आप कोई सोचे कि भाई फजर के वक्त या सुबह के टाइम पे जब सूरज भी नहीं निकला तो इन पौधों को पानी किसने आके दिया? तो माली तो आया भी नहीं है, तो किसी ने पानी दिया, इन्होंने अपना पानी खुद निकाला है, इन्होंने अपना पानी खुद निकाला है। और ये पानी खुद कैसे निकलता है कि जब रात के टाइम पे आपके पास टेम्परेचर एकदम ड्रॉप करता है तो उसके नतीजे में पानी की सक्शन बढ़ती है, तो ये अपने लीव्स के जरिए पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। दिस इज नोन एज गटेशन एंड दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। मेरे बच्चों को यहां तक मेरी बात क्लियर है भाई? यस, स्पेशल पोर्स हैं जो आपके पास ये काम कर रहे होते हैं। ओके भाई, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की रिमूवल कैसे होती है? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स से यहां पर मुराद मेरी या टॉपिक की वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनको वहां होना नहीं चाहिए। दे शुड बी सिक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि वो वहां रुकेंगे तो वो टॉक्सिन्स होते हैं एंड दे कैन लाइक डैमेज द प्लांट, तो प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब सुनो मेरी बात को। इसमें हमारे पास 4 चीजें आ जाती हैं। 1 इज गम्स, जो नीम से निकलती। नीम का पेड़ देखा है किसी ने भाई? किसने नहीं देखा होगा? सबने देखा होगा नीम का पेड़, हर घर में, कराची में तो बहुत कॉमन है नीम के पेड़। या कीकर आपके पास होता है, थॉर्नी स्ट्रक्चर होता है, वो देखा होगा लेकिन ऐसे आपको पता नहीं होगा। प्रोसोपिस कहते हैं कीकर के दरख्त को। बहरहाल नीम सबने देखा हुआ है। रेजिन्स निकलते हैं कॉनिफर्स से। कोई अगर पाकिस्तान से बाहर गया, यानी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, तो वहां पर उन्होंने चिलगोजे खाए होंगे। चिलगोजे का कराची वालों ने भी खाए होंगे, लेकिन चिलगोजे का दरख्त देखा होगा उन लोगों ने जो नॉर्दर्न एरियाज में गए, मरी वगैरह, नथिया गली ऊपर की तरफ, उनके वो जो प्लांट्स होते हैं जहां से चिलगोजे निकलते हैं, वो क्लास आपकी क्लास कहलाती है कॉनिफर्स की या जिम्नोस्पर्म्स की। कश्मीर के अंदर बहुत लगे हुए ऊपर की तरफ, ये आपके पास एग्जैक्टली ये प्रोड्यूस करते हैं रेजिन्स। ये रेजिन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास। रेजिन्स के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं हम एम्बर्स, एम्बर भी यूज करते हैं रेजिन के लिए दूसरा नाम। तीसरी चीज हमारे पास है लेटेक्स। लेटेक्स कहां से निकलता है भाई? कुछ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे आपके घरों वारों में लगे होते हैं। लैटेक्स जो है वो मिल्क की सिक्रीशन होती है। आप कोई पत्ता तोड़ो ना, उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर की सिक्रीशंस निकल रही होती हैं। चंपा का फूल होता है आपके पास, चंपा का फूल है किसी के घर में लगा हुआ है तो, हाँ ये चंपा का फूल होता है, उसको अगर पत्ते उसको तोड़ो उसके अंदर से भी व्हाइट कलर की सिक्रीशन निकलती है। हाँ होती है, जिसका पिंक कलर का बड़ा सा फूल होता है ना, या व्हाइट कलर का बड़ा सा फूल होता है, थोड़ा सा रबरी और रबी सा, तो वो चंपा का बड़ा सा दरख्त वाला फूल होता है, उसके भी अगर पत्तों को तोड़ो उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर का लैटेक्स निकलता है। तो ये भी एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। टॉकिंग अबाउट म्यूसिलेजिनस मटेरियल। म्यूसिलेजिनस मटेरियल होता है चिपकी चिपकी सा स्टिकी सा सोल्यूशन होता है जो कि बहुत ना चिपकने में हेल्प करता है। ये आमतौर पे कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर होता है। कौन होते हैं ये, इनकी बात करते हैं। हाँ कबीर बेटा सवाल करना था आपने। अच्छा, म्यूसिलेजिनस मटेरियल जो है ना
वो कभी आप लोगों ने सागुदाना अगर खाया हो, सागुदाना खाया जो छोटी छोटी सी व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी, उसको पानी के अंदर डालते हैं ना, यू 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 करके आपके पास वैसी हो जाती है, अजीब सी जेली जेली लाइक की हो जाती है। सागुदाना बच्चों ने खाया होगा, शायद आप लोगों ने खाया होगा, बड़ा बड़ा मजे का होता है, दूध में डाल के उसको इस्तेमाल करते हैं। सागुदाना भी एक म्यूसिलेजिनस मटेरियल है जो प्लांट से निकलता है, लेकिन जब उसको लाइक साइड में निकाल लेते हैं, डेसिकेट कर लेते हैं, वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद जब उसको दोबारा पानी में डालते हैं तो आपके पास दोबारा जेली लाइक हो जाता है। सो टोमेटो कहाँ होते हैं? ऊपर साइड ऑफ लीव्स, लोअर साइड ऑफ लीफ पे। मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा डिटेल में, जब हम लोग पानी की उसकी बात करेंगे, हाइड्रोफाइट्स मीजोफाइट्स वगैरह की, तो हम स्टोमेटा की पोजीशनिंग की बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा तो मैं इसका जवाब देता हूं। देखो, ये डिपेंड करता है पौधा कैसा है। अगर स्टोमेटा ऊपर ज्यादा होंगे लीफ के सरफेस पे, जवाब देना मुझे, तो पानी ज्यादा उड़ेगा, यस और नो? पानी ज्यादा उड़ेगा ना ज्यादा। तो इसका मतलब है कि अगर पौधा ऐसी जगह पे लगा हुआ है कि जहां पर पानी की कमी है, लाइक अ डेजर्ट, तो उसके स्टोमेटा होंगे नीचे, अगर डेजर्ट में है तो ज्यादा स्टोमेटा होंगे नीचे, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और अगर पौधा ऐसी जगह पे लगा हुआ है जैसे लोटस है, लिली है, जो पानी में ग्रो करते हैं, तो पानी की कमी है नहीं है, बल्कि तो चाहेंगे उनके पास से पानी ज्यादा से ज्यादा निकले, क्योंकि जमा होना जाए पानी अंदर, तो उनके पास टोमेटो ज्यादा कहाँ होंगे? ऊपर की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो इट डिपेंड्स कि हमने पौधा कौन सी जगह का है। अगर वो आपके पास डेजर्ट का है तो टोमेटो ज्यादा नीचे, ऊपर बहुत कम, ना होने के बराबर। और अगर पौधा आपके पास पानी में खड़े पानी में जो है, तो उसके टोमेटो ऊपर ज्यादा और नीचे ना होने के बराबर। समझ गए मेरी बात को भाई बच्चों? हाँ भाई कबीर बेटा, क्लियर हो गई बात? हेलो 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 हेलो, बच्चे कहाँ गायब हो गए? प्यारे बच्चों, ओके क्लियर हो गया, चलो भाई, गुड 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 गुड, ओके ओके ओके, चलो भाई। अब आ जाते हैं जरा इनकी तस्वीरों को देखने के लिए कि गम्स, रेजन्स, ये सब दिखते कैसे हैं भाई, तो इनकी बात कर लेते हैं ना। लुक एट दिस, ये आपके पास ये पर्टिकुलरली नीम का दरख्त है, और इसके अंदर से इस तरह की ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, गम इसको कहते हैं, हम लोग। ये भी आपके पास ये गम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप देखोगे तो ये चिपका सा होता है, शहद की तरह का है। इसको शहद समझ के मुंह ना लगा लेना बच्चों कि खाना शुरू कर दो कि शहद है सर, हमें शहद अच्छा लगता है। ये शहद नहीं है, ये आपके पास एक डेडली कंपाउंड है, इसको खा लोगे तो कुछ हो जाएगा, बल्कि कुछ बता भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ है। तो ये डेडली कंपाउंड होता है। ये क्या बेसिकली होता है कि ये बॉडी से तो बाहर सिक्रीट हो रहा है प्लांट की, लेकिन जब प्लांट की बॉडी से बाहर सिक्रीट होता है ना, तो ये पता क्या करता है? ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। अब ये एवं नहीं निकला बिला वजह में कि इससे दरख्त को फाड़ के उसके अंदर से पानी की तरह से निकलना शुरू हो गया, नहीं। यहां पर कहीं कट लगा था, यहां पर कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो ये सिक्रीशन निकली। जब ये सिक्रीशन निकली है तो ये उस जख्म को, जो पौधे के ऊपर जख्म लगा है ना, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है कि उसके ऊपर कोई चीज आपके पास आ ना सके, वहां से अंदर ना घुस सके। तो ये लिक्विड आपके पास इस तरह से बहता रहता है, थोड़ी देर बाद ये जम जाता है। तो इसको जख्म होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। कभी कभार हमें शौक होता है ना लोगों को, दरख्तों के ऊपर नाम लिख के चले आते हैं अपने खोद के। अब दरख्त के ऊपर तो नाम लिख दिया हमने, हम तो साइड पे चले गए। खूनर का बेटा आपने, गम इन सिंधी वी से खूनर, ये ऐसी प्रोनाउंस करते हैं ना फारूक बेटा, खूनर या खूनर है ना, खूनर, ओके। ये अच्छी चीज है, हाँ। तो अब क्या होता है कि हम इसको कट लगा देते हैं, वहां से टहल के चले आता है अपना नाम लिख के। अब वो बेचारे को जो जख्म आप खोल के चले गए हो, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आपके पास ये लिक्विड रिलीज करते हैं, खूनर रिलीज करते हैं, जिसको हम गम कहते हैं। ये रिलीज होती है और इससे प्लांट को प्रोटेक्शन मिलती है, प्लांट प्रोटेक्ट होता है इससे। मूविंग ऑन टू रेजिन्स भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है टू योर गम्स, लेकिन रेजिन की खास बात पता है क्या होती है? ये जम जाता है, ये जम के इतना हार्ड हो जाता है कि ये पूरा समझो कि जहां से लकड़ी कटी है ना, वहां से पूरी लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। अब जैसे ये है, ये देखो यहां से ड्रॉप कर रहा है पूरा, इसके पूरे लिक्विड की तरह बह रहा है ये लिक्विड की तरह बहने के बाद इस तरह से पूरा हार्ड हो जाता है ये, और हार्ड होने के बाद जो है ना बिल्कुल सख्त, और जो जख्म बना होता है उसको बिल्कुल कवर कर देता है आपके पास। इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं, मतलब अगर इनके केमिकल कंपोजिशन पे आए, लेकिन उसकी तरफ में जाना नहीं है। तो इतना याद रखो कि आपके पास ये बिल्कुल लिक्विड की तरह बहता है और उसके बाद बिल्कुल सख्त हो जाता है आपके पास। आप में से जुरासिक पार्क कितने बच्चों ने देखी है? वो जो सबसे पहला वाला पार्ट है, बिल्कुल शुरू वाला, जुरासिक वर्ल्ड नहीं,
एडोमिनस रेक्स वाली नहीं, वो सबसे पहला वाला पार्ट है। सर लकड़ी को जलाते वक्त भी ऐसा कुछ निकलता है, वो क्या, वो यही चीजें होती हैं। अरे वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा दरख्त जला रहे हैं, तो उसको देख के फिर अंदाजा होता है कि वो रेजिन होंगे या गम्स होंगे। तो बिल्कुल रिलीज करते हैं। बट आई एम कमिंग टू अ पॉइंट, आप लोगों ने वो देखी जुरासिक पार्क जिसके अंदर वो मॉस्किटो को इसके क्यूब के अंदर, एम्बर के अंदर फिक्स किया हुआ होता है। अभी कुछ टाइम पहले भी एक डिस्कवरी हुई है कि आपके पास एक प्री हिस्टोरिक एम्बर बरामद हुआ है, तो उसके अंदर एक मॉस्किटो है, जिस मॉस्किटो को जो के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्री हिस्टोरिक एरा का मॉस्किटो है, जिसको ट्रैप हो गया है वो उसके अंदर। तो ये आमतौर पे होता इसी तरीके से है कि जब ये लिक्विड निकलता है ना, और इस लिक्विड के अंदर कोई इंसेक्ट आके फंस जाए, तो इंसेक्ट उसके अंदर फंसा रहता है, और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाता है, उसके अंदर एनिमल इंसेक्ट को भी होता है, फिक्स रह जाता है, बिल्कुल वैसे प्रिजर्व्ड हो जाता है, और ये बिल्कुल हार्ड होके उसको जमा देता है पूरी तरीके से। तो वो भी मूवी के अंदर उन्होंने डिपिक्ट किया था जुरासिक पार्क के अंदर, किस तरह से एक मॉस्किटो था जो कि एम्बर के अंदर रेजन जब जम जाते हैं उसको एम्बर कहते हैं। तो टाइम लगता है थोड़ा सा, उनको 1 आध घंटा लगता है, 1-2 दिन लगते हैं, बिल्कुल फुल टाइट हो जाता है आपके पास। तो इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है जब ये रिलीज हो रहा होता है। एक बार जब ये एम्बर बन जाता है, उसको कुछ महीने गुजर जाते हैं, तो फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्मेल जो है वो इरोड हो जाती है, बिल्कुल रॉक लाइक हार्ड हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास रेजन्स हो गए। रेजन्स के बाद एक और चीज आती है, इसको हम लैटेक्स कहते हैं। इसको गौर से देख लो बच्चों, ये लैटेक्स जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ चंबेली वगैरह इस्तेमाल होता है, लैटेक्स हमारे यहाँ रबर प्लांट से निकलता है। इफ यू कैन लुक एट दिस, क्या करते हैं रबर प्लांट्स में, आमतौर पे रबर प्लांट में इस तरह से लाइनें ड्रॉ करते हैं, कट लगाते हैं बकायदा, जानबूझ के, यही जानबूझ के कट लगाते हैं। और इस कट लगाने से क्या होता है कि ये कट लगते हैं, अब कट जैसी लगता है तो इसके अंदर से ना लैटेक्स निकलना शुरू होता है। अभी देखो लैटेक्स निकलते 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 ही आपके पास यहाँ पर ड्रॉप फॉर्म में आ रहा है, ये लैटेक्स यहाँ जमा होना शुरू होता है, और ये जमा होते होते बिल्कुल हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और फिर इसको खींच के इससे रबर बनाते हैं। ये रबर प्लांट से जो लैटेक्स निकलता है, इसको ड्राई करके रबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल रहा है, जिसको हम अपने कामों में लेके आ रहे हैं। देखो इंसान के कितनी अच्छी बातें हैं सारी। तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है इस तरह से आपके पास पूरा लैटेक्स की फॉर्म में नीचे आता है, ये जमा होता है, और फिर इसको हम रबर के तौर पे यूज करते हैं। ये बड़ी मजे की चीज होती है आपके पास, जो हम अब हर जगह रबर इस्तेमाल हो रही है, यहां से निकलती है। कुछ सिंथेटिक रबर भी होती है जो यहां से नहीं निकलती, लेकिन ये बहरहाल इस तरह से है। सर आई सीन इट इज, या ये आपके पास अगर देखा है किसी ने तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी, फारूक ने देखा हुआ ही है, वेरी गुड। आ जाओ आखिरी चीज, आज की क्लास की आखिरी बात के ऊपर। जर्मन व्हाइट ग्लू लग रही, बिल्कुल ऐसा ही है, व्हाइट ग्लू की तरह की होती है, लेकिन व्हाइट ग्लू थोड़ी सी गाढ़ी होती है, बिल्कुल पतला होता है, बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। आखिरी चीज आज की, यह म्यूसिलेजिनस सोल्यूशन है, मटेरियल है। अभी देखो ये आपके पास एक कार्निवोरस प्लांट है, इसको कहते हैं सनड्यू। सनड्यू इसका नाम होता है इस कार्निवोरस प्लांट का। इसके पास ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये देख रहे हो, ये बालों की तरह के स्ट्रक्चर है। इसके कोनों पे ये आप देख सकते हो, ये चमक रहा है, ये म्यूसिलेज है, चिपका हुआ स्ट्रक्चर है, चिपक चिपक वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, अब यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हो इसको, ये इस मक्खी को इस तरह से इसने यूं करके पकड़ा, ऐसे यूं करके। इसके वीनस ट्रैप भी ऐसी ही होती है, लेकिन उसमें म्यूसिलेजनेस नहीं बनते, म्यूसिलेजस मटेरियल ऐसे नहीं बनता, वो तो दांतों से पकड़ लेता है ना चीजों को, इसको चिपकी चीजें चाहिए थी पकड़ने के लिए। तो ये क्या करता है बेसिकली इस तरह से, जैसे मक्खी आई ना, तो मक्खी को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे बंद कर लेगा अपने पास, ये मक्खी बंद हो गई। अब मक्खी को चिपकाने के लिए, बंद करने के लिए इसके पास ये पूरे स्टिकी सॉल्यूशंस होते हैं, और स्टिकी सॉल्यूशन इसको ट्रैप करके बंद कर लेते हैं अपने अंदर आके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सर ये किस किंगडम में आता है, किंगडम प्लांटे में आता है, प्लांट होता है ये। सनड्यू इज अ प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ प्लांट, लेकिन ये कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, यानी जो लाइक दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ग्रीन कलर का है ये, लेकिन इसको प्रोटीन चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो ये प्लांट्स ये दूसरे एनिमल से ले रहा होता है। मक्खी खा रहा बेचारा वो बैठ के, अब इसको रोल करेगा अपने अंदर पूरा, ये पूरी रोल हो जाएगी इस तरह से ना मक्खी समेत, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, पूरा घुल के एंड हो जाएगा इसका। सही यूनिसेलुलर ये मल्टीसेलुलर प्लांट है पूरा, ये पूरा प्लांट है मल्टीसेलुलर। नाम सर्च करना आप लोग इंटरनेट पे, नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, नाम लिखना सनड्यू प्लांट, सनड्यू प्लांट के नाम से सर्च करना, आपको इसकी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी, आपको देखने का आइडिया मिलेगा कि किस तरह से काम करते हैं ये। मक्खी जाती कहाँ है, मक्खी कहीं नहीं जाती, मक्खी इसी के अंदर रोल हो जाती है पूरी रोल, और उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं।
जब डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होना शुरू होते हैं तो मक्खी घुलना शुरू, जो काम हमारे स्टमक के अंदर होता है वो काम बाहर हो रहा होता है इस मक्खी के साथ। और मजे की बात पता है क्या होती है, मक्खी जिंदा होती है जब उसके साथ एक कार्रवाई हो रही होती है। तो जिंदा मक्खी के ऊपर जब एसिड रिलीज हो रहे होते हैं ये खुद पौधा करता है और मच्छर के साथ भी करता है और काम खत्म कर देता है उनका। वहां से फिर जब वो डीकम्पोज होते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन चाहिए होती है इसको, नाइट्रोजन ले लेता है ये, क्योंकि इसके बाद नाइट्रोजन नहीं होती, नाइट्रोजन इसको चाहिए होती है, यहाँ से नाइट्रोजन मिलती है। सर मेरे बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, बातें क्लियर हो गई? हेलो प्यारे बच्चों, सर फिर इसका फायदा क्या है इस प्लांट को? देखो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है, आम पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है अगर हम उसको एनपीके वगैरह दे रहे होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स दे रहे होते हैं। इसके पास हाँ ये सनड्यू प्लांट आपके पास यहाँ पर आ गया, देखो इन्होंने तस्वीर भेजी, किसी हसन ने भेजी तस्वीर सनड्यूज की। तो क्या होता है कि आपके पास ये प्लांट है, इनके पास नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन इनको मिलता है खाली दूसरे इंसेक्ट्स को फीड करके। तो ये फीड कर रहे हैं इंसेक्ट्स को और उससे फिर इनको नाइट्रोजन मिल रहा होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी सारी बातें समझ में आ गई भाई? मजा आया देख के? बच्चों अब भाई क्लास सेट हो गई? कोई टेंशन परेशानी कोई प्रॉब्लम यहां तक अब तक किसी चीज में? ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ड्रोसेरा भी इसी का नाम है, ये दो इसकी एक ही जैसी स्पीसीज हैं जो ये प्रोड्यूस करती हैं, ड्रोसेरा और आपके पास सनड्यू प्लांट्स। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को स्कूल में सबको छाजाओं का बताओ ताकि वो फ्री क्लासेस ले सकें, इस तरह की चीजों से एंटरटेन हो सकें, उनको इस तरह की चीजें देखने को मिले, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों को अपने पास ये फैलाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके पास आके मिले। और ठीक हो गया? चलो भाई, सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या सर, या नेकेड आई से, नेकेड आई से दिखेगा? इतना बड़ा प्लांट होता है इसका, इतना बड़ा प्लांट होता है पूरा, इतना बड़ा। ठीक हो गया बच्चों, आज का इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।